बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये हैं क्या, इनको कब लॉन्च किया गया, कितने अरसे के लिए ये एग्जिस्ट करते थे और इनके अंदर क्या कुछ जो है वो अचीव किया गया, और फाइनली अगर कुछ एरियाज जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो सकी उनको कवर अप करने के लिए एक और इनिशिएटिव लिया गया अंडर द सेम प्लेटफॉर्म which is known as sustainable development goals. So basically we are going to go through the journey of millennium development goals to the sustainable development goals. In today's lecture, the main emphasis will be on the millennium development goals. So basically, United Nations Millennium Development Goals are the 8 goals set by 189 United Nations member states in September 2000 and agreed to be achieved by the year 2015. तो बेसिकली रेंज क्या हो गई भाई, 2000 में 2000 में जब ये नई सदी शुरू होनी थी तो 189 मेंबर कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के थे उन्होंने मिलके कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट किया कि इन पॉइंट्स को हम 2015 तक अचीव करेंगे और इन पॉइंट्स को गोल्स का नाम दिया गया। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इतने बड़े लेवल पे एंटी पॉवर्टी मूवमेंट जब हमें नजर नहीं आती। इस इनिशिएटिव के नतीजे में 10 से 15 साल में जितना जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन हुई इसकी हिस्ट्री में तारीख नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। In 2000, global leaders showed commitment in the form of 8 goals and wide-ranging practical steps to enable people across the world to improve their lives and their future prospects. The Millennium Development Goals helped to lift more than 1 billion people out of extreme poverty. इसको हम आगे डिटेल में जाके देखेंगे। अभी मैं आपके साथ समरी शेयर कर रहा हूँ और समरी में ये है कि ये हमने क्या अचीव किया और क्या हम अचीव नहीं कर सके। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें ये बताया गया कि इसके नतीजे में 1 अरब के करीब लोग जो थे उनको पॉवर्टी लाइन से निकाल के, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लेस देन $1.25 पर डे वेजेस जो हैं उससे कम जिसकी वेज हो उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में रखते हैं। रिड्यूस द हंगर, सेकंड इसका फायदा क्या हुआ इनका कि इनके नतीजे में हंगर में रिडक्शन हुई। कितनी हुई ये हम आगे जाके देखेंगे, ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन। थर्ड इज मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल देन एवर बिफोर। मसला क्या था कि वुमेन जो है वो एम्पावरमेंट उनमें नहीं थी, जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जाती थी। और इसके नतीजे में जो स्टेप्स लिए गए उनके नतीजे में इनरोलमेंट जो है वो बच्चों की बढ़ गई, स्पेशली फीमेल की। पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दूं तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसी प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और बहुत सारे स्कूलों में इंग्लिश टीचर जो है उनको इंडक्ट किया गया। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा है कि पंजाब में एटलीस्ट मुझे पता है कि प्राइमरी टू मैट्रिक तक एजुकेशन जो है वो फ्री है स्कूलों में। नंबर 3, इसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो गुर्बत की वजह से जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते थे, उनको 1000 स्टाइपेंड जो पर मंथ के हिसाब से स्कूल में दिया जाता है। अब इन सब का मकसद क्या है? नो डाउट ये बाहर से फंडिंग आती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि दुनिया में से हंगर को खत्म किया जाए, दुनिया में से इलिटरेसी को खत्म किया जाए, दुनिया में जो है वो इक्वालिटी लाई जाए, और लास्ट इसमें जो हमें बेनिफिट नजर आता है प्रोटेक्शन ऑफ आवर प्लेनेट।
इकोसिस्टम जो है उसको प्रिजर्व करना, इकोसिस्टम जो है उसको महफूज करना। ये भी हमें नजर आता है कि 15 साल में इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, सीएनजी फ्यूल जो है वो बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आया, और इसका यूटिलाइजेशन इन व्हीकल्स इसलिए अलाउ किया गया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और हमने आपने देखा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर गाड़ी जो है वो सीएनजी के ऊपर शिफ्ट हो गई थी, छोटी व्हीकल से लेके अर्बन ट्रांसपोर्ट तक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, सब जो है वो सीएनजी पे शिफ्ट हो गई थी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में अब लोड शेडिंग की जाती है गैस की, इवन डोमेस्टिक यूज के लिए गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये 4 बेनिफिट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नतीजे में मिलते हैं। इसके अलावा इनोवेटिव पार्टनरशिप्स शुरू हुई, मींस के जब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलके बैठे तो वहां पे उनके दरमियान कोऑपरेशन के कई और रास्ते खुले। उनके दरमियान ऐसे मुआहदे हुए कि जिनमें जो टैरिफ्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं, उनको कम किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सेस जो है वो डेवलप कंट्रीज की मंडियों तक बढ़ाई गई। तो ये भी हमें एक प्लस पॉइंट नजर आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। तो इसके नतीजे में जो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज थे उनकी डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर सिमिलैरिटीज आना शुरू हो गई, वो एक एंगल पे सोचना शुरू हो गई। तो ये भी प्लस पॉइंट है। और जैसे जैसे ये साल गुजरते जा रहे थे तो एट द एंड ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि ड्यूरेशन था 2015, उस वक्त इतनी अचीवमेंट्स हो चुकी थी कि दुनिया ने बाकायदा तौर पे इसको सेलिब्रेट किया। द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज रीजंस टू सेलिब्रेट थैंक्स टू द concerted global, regional, national and local efforts that Millennium Development Goals have saved the lives of millions and improved the conditions of many more. इसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है वो बच गई। ठीक है, तो ये हमें अभी तक जो है ना वो इसमें पॉजिटिव चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, डेटा ये शो करता है कि जिन कंट्रीज ने टारगेटेड इंटरवेंशंस लॉन्च की, जहां पे साउंड स्ट्रेटेजीज जो है वो लॉन्च की गई, और जिन्होंने एडिक्वेट रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट किए, और पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो वहां पे नजर आई, यानी उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने लोगों के मसले हल करने हैं। तो वहां पे ड्रामेटिक चेंजेस नजर आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस नजर आई। लेकिन इसके बावजूद जिन कंट्रीज में लैक ऑफ कमिटमेंट थी, जिन्होंने रिसोर्स को मोबिलाइज नहीं किया, जिन्होंने टारगेटेड इंटरवेंशंस को लॉन्च नहीं किया, वहां पे इनइक्वालिटीज जो है वो स्टिल परसिस्ट करती हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि स्टिल उन कंट्रीज के अंदर इनइक्वालिटीज जो है वो बड़े लेवल पे नजर आती हैं, और वहां पे जो प्रोग्रेस है वो हमें अनइवन नजर आती है, उसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आता। The world poor remain extraordinary concentrated in some parts of the world. नतीजतन हम देखते हैं कि जहां पे पहले भी गरीब ज्यादा थे वहीं पे उनका नंबर जो है वो और कंसंट्रेट हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि 1 बिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से निकल आए, तो वो उन कंट्रीज से निकले जिन्होंने इसके ऊपर अमल किया। जिन कंट्रीज ने अमल नहीं किया वहां पे नंबर ऑफ जो पॉवर्टी वाले लोग थे वो ज्यादा कंसंट्रेट होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2011 की बात है, 60% ऑफ द वर्ल्ड 1 बिलियन एक्सट्रीमली पुअर पीपल लिव्ड इन जस्ट 5 कंट्रीज। आप इमेजिन करें और जरा ये सोचें कौन से कंट्रीज हो सकते हैं 5 कि जहां पे दुनिया का 60% जो है वो
गरीब जो है वो सिर्फ 5 कंट्रीज में रहते हैं। चलें जी, मैं ही आपको बता देता हूं। नंबर 1 इंडिया, 24% जो पुअर पीपल हैं वो साउथ एशिया में इंडिया के अंदर रहते हैं। 3% बांग्लादेश में रहते हैं। 2 कंट्रीज ये हो गए और 3 कंट्रीज नाइजेरिया, कांगो और इथोपिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो 27% साउथ एशिया एंड 23% सब सहारन अफ्रीका। तो यहाँ पे आप देखें कि दुनिया के गरीब तरीन इंसान जो है ना वो 1 अरब जो है उनका 60% इन 5 कंट्रीज में रहते हैं, ये वाले जो 5 कंट्रीज हैं। और इनकी अगर हम प्रोजेक्शन देखें कि 2020-30 में क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, 2015 की बेस पे अगर हम देखें, ये लोग जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनमें क्या फर्क होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, बांग्लादेश में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, लेकिन ये आप येलो कलर में अगर देखें तो इथोपिया, लाइट येलो जो है इथोपिया और डार्क येलो जो है नाइजेरिया, और ये रेडिश कलर जो है ये कांगो। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक स्टडी स्टेट लाइन नजर आती है। और हमने देखा है कि जो 2050 में पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा इंक्रीज भी इन कंट्रीज में होने जा रही है इन फ्यूचर। तो अभी भी पॉवर्टी है और मजीद पॉपुलेशन का इंक्रीज होना जो है इनकी पॉवर्टी को मजीद वर्सन कर देगा। दूसरा इंडिकेटर जो है वो हमने ये भी देखा कि गुर्बत भी खत्म नहीं हो पाई, और वुमेन जो है दे स्टिल कंटिन्यू टू डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी वुमेन की जो हेल्थ केयर थी, वुमेन के लिए जो हेल्थ की फैसिलिटीज थी, उनकी अवेलेबिलिटी हम इंश्योर नहीं कर सके। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मेटरनल डेथ जो है उसका रेट स्टिल काफी हाई है। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इवन सिंपल अगर ब्लड प्रेशर शूट कर दे तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है? एक प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा है 2013 की, उन्होंने शो की है टॉप 10 रीजंस जो हैं, डिजीजेस जो हैं वुमेन के अंदर मॉर्टेलिटी की, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है। Progress tends to bypass women and those which were already neglected. ठीक है? तो मैं इसको कह देता हूँ वल्नरेबल। वल्नरेबल कौन सा होता है? जिनकी अपनी इनकम नहीं होती, बच्चे, बूढ़े, इनकम जिनकी कम हो जाती है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो स्पेशली ये वल्नरेबल जो थे, ये पहले भी डिसएडवांटेज में थे, ये अब भी डिसएडवांटेज में। ये हम एक ड्रॉबैक कह सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर, जिसको अचीव नहीं किया जा सका। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिमेन प्रोनाउंस्ड। अर्बन रूरल का जो डिफरेंस है वो आप किसी गांव में चले जाएं तो आप फैसलाबाद को किसी गांव के साथ कंपेयर करके देख लें। यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े मॉल्स नजर आते हैं, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं, यहाँ पे आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नजर आते हैं, प्राइवेट सेटअप्स नजर आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नजर आते हैं। गांव में ये सहूलतें अवेलेबल नहीं है। ठीक? यानी फैसलाबाद से 5-7 किलोमीटर बाहर निकल के देखें तो सारा फर्क वाजे होना शुरू हो जाता है। तो अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज जो हैं दे रिमेन प्रोनाउंस्ड। So the work is not complete and it must continue in the new development era. फिर ये देखा गया कि भाई अभी इन एरियाज में जहाँ पे गुंजाइश रहती है, इनको बेहतर किया जा सकता है अगर हम मजीद जो है ना इस टाइम को एक्सटेंड कर दें। तो फिर क्या हुआ भाई, टाइम को एक्सटेंड करके 2015 से 2030 कर दिया गया, मजीद 15 साल दे दिए गए, और उनको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम लास्ट में एड्रेस करेंगे। अभी हम इसी टॉपिक जो है ना, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है,
इसी के ऊपर एम्फिसाइज करेंगे। तो इसमें एम्फिसाइज किया गया इस चीज के ऊपर कि जो रूट काजेज है ना, उनको किसी तरीके से अगर खत्म कर दिया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो उसको अचीव किया जा सकता है। और इन सब के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, कलेक्टिव और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स चाहिए। तो जैसे पाकिस्तान में मैं एक क्लास में भी एग्जांपल देता होता हूँ कि पहला प्राइम मिनिस्टर आया पाकिस्तान में कि जिसने ये बताया है कि हमारी कौम जो है वो माल नॉरिश्ड है, इनका आईक्यू लेवल कम है, इनकी लर्निंग एबिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन आगे जो एक चीज होनी चाहिए थी वो बेसिकली सॉलिड पॉलिटिकल विल होनी चाहिए थी। इनको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर प्रिवेंटिव जो हेल्थ है उसके ऊपर एम्फिसाइज होना चाहिए। ये डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं इनको कम्युनिटी के अंदर इंडक्ट करना चाहिए ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ जो है उसको फोकस किया जा सके और हॉस्पिटल्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो पॉलिटिकल विल, कलेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, ये चीजें जरूरी हैं अगर कोई चाहता है कि ये जो 8 गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया जाए। और पैसे कितने लगने हैं? जस्ट 0.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, जो कि एक बड़ी डील नहीं है। ये स्लाइड जो है इसमें 8 गोल्स जो हैं उनको एक जगह पे शो किया गया, जिनको मैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दे रहा हूँ, और ये सितंबर 2000 में प्रेजेंट किए गए। ठीक है, और इसमें ग्लोबल लीडर्स ने कमिटमेंट शो की कि 2015 तक हम इनको अचीव करेंगे। अब अचीव क्या करना है उसको उन्होंने टारगेट का नाम दिया, यानी गोल्स के अंदर टारगेट्स रखे गए और टारगेट्स अचीव हुआ है या नहीं हुआ उसको मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स रखे गए। जैसे आप फीवर हो किसी को तो मेजर हम किस में करते हैं? टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर इज अ इंडिकेटर। टेम्परेचर जो है ना वो 100 प्लस हो तो हम कहते हैं भाई इसको इतना फीवर, हाई फीवर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पॉवर्टी मेजर करना चाहें, हम हंगर मेजर करना चाहें, हम यूनिवर्सल एजुकेशन का लेवल देखना चाहें, तो देयर शुड बी सम इंडिकेटर्स जिनसे पता चले कि क्या अचीव हो गया और क्या अचीव नहीं हो सका। तो फर्स्ट जो था ये एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि दुनिया से पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना है। दूसरा गोल ये था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस करना। फोर्थ वन रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी और फिफ्थ वन इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, यानी बच्चों की मोर्टेलिटी को कम करना और माओं की हेल्थ को इम्प्रूव करना। एंड कम्बैट HIV, AIDS, malaria and other diseases. Ensure the environmental sustainability. यानी लास्ट टाइम हम टॉपिक एक डिस्कस कर रहे थे कि 70% जो दुनिया का फ्रेश वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल बाकी क्या बचेगा भाई? नेक्स्ट जो जनरेशंस आने वाली हैं उनके लिए क्या रिसोर्सेज हम छोड़ के जा रहे हैं? तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हमें कहती है कि हर चीज का जुडिशियल यूज किया जाए और इसी के नतीजे में आजकल हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो प्रोनाउंस होती जा रही हैं। 8वां गोल जो था उसमें पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया गया, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। और आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंटल पार्टनर्स। इसमें इस चीज के ऊपर एम्फिसाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, ये सब लोगों को मिलकर जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, इनको आपस में पार्टनरशिप्स जो है डेवलप करनी चाहिए ताकि ये जो हमने ये गोल्स देखे हैं ना, पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, इनको किसी तरीके से टैकल किया जा सके। तो अब नेक्स्ट जो है भाई हम इनको वन बाय वन जो है वो एड्रेस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा गोल है वो एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर है।
तो इस गोल को अचीव करने के लिए 3 टारगेट जो है वो सेट किए गए। फर्स्ट गोल है 3 टारगेट्स। ये चीज बिल्कुल ज़हन में रखें भाई, 8 गोल्स हैं और 18 टारगेट्स हैं, 18 और 48 इंडिकेटर्स हैं जिनसे इनको मेजर करना था। किसी भी कंट्री के अंदर अगर हमने देखना हो कि उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कितना अचीव किया है, तो हमें उनके इंडिकेटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, कौन कौन से इंडिकेटर्स के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। तो इसमें 3 जो टारगेट्स थे, फर्स्ट टारगेट ये था कि जो गरीब है ना उनकी तादाद को हाफ कर दिया जाए। और गरीब हम किसको कह रहे हैं? जिसकी इनकम $1.25 से कम है। नंबर 2 इसमें कहा गया कि हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी कि जिसमें डिसेंट वर्क हो, ठीक है, यानी साफ सुथरा काम जिसको वो शौक से करें। और इसमें वुमेन, चिल्ड्रन, यंग पीपल, उनकी कोई तमीज नहीं होनी चाहिए, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तीसरा जो इसके अंदर टारगेट रखा गया वो था कि जो हंगर लेवल है उसको 50% कम कर दिया जाए, टू हाफ द proportion of individuals suffering from hunger in the period between 1990 to 2015। तो 1990 जो है ना ये बेसिकली बेस लाइन है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और उसको जेन में रखते हुए टारगेट फिट किया गया कि 2015 में हमने क्या अचीव करना है। तो इन 3 टारगेट्स के साथ हम देखते हैं कि क्या वाकई हमने को कामयाबी हासिल की। तो नंबर 1 अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो डेवलपिंग कंट्रीज में 47% था इन 1990, वो रिड्यूस होके 14% पे आ गया। ये जो मैं बातें अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको शो ऑफ कर दी गई हैं, वहां पे ये चीजें उन्होंने शेयर की हैं कि 14% पे आ गई भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले, 47 से 14% पे आ गए। अब बाकी कहां पे गए भाई? ये दुनिया में टोटल कितने थे? 1.9 बिलियन, और 9 बिलियन से कम होके ये 1.7 पे आ गए 90 से 99 में, 10 इयर्स में। और फर्दर 15 इयर्स में देखा जाए तो 836 मिलियन पे आ गए। तो एक ह्यूज डिफरेंस है भाई, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल जो है उनको पॉवर्टी से निकाला गया। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट है कि वो लोग जिनकी $4 पर डे के हिसाब से इनकम है उनको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो मिडिल क्लास जो है ये 91 में इनका नंबर अगर हम देखें तो वो 18% था, और 2015 में इनका नंबर बढ़ के 50% ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो मिडिल क्लास कैटेगरी में चली गई। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉवर्टी रिड्यूस हुई वो इस सेंस में हुई कि ये लोग मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले मिडिल क्लास में जाके शिफ्ट हो गए। इसी तरह अंडर नॉरिश्ड जो पीपल है, हंगर का एस्पेक्ट अगर हम देखें तो उसमें भी हमें डिक्लाइन नजर आता है। तो 1990 में वैल्यू जो है वो 23.3% थी, वो कम हो के 12.9% पे आ गई। तो ऑलमोस्ट इसमें भी हमें 50% के करीब डिक्लाइन नजर आता है। ठीक है, तो भाई हमारा जो पहला गोल था उसमें 2 चीजों के ऊपर एम्फिसाइज किया गया, पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर और हंगर के ऊपर। तो हमने देखा कि पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई और हंगर का लेवल जो है वो भी डिक्लाइन हुआ। दूसरा जो गोल है वो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, और स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन की। इसमें जो टारगेट रखा गया वो ये था कि हर बच्चा जो है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो प्राइमरी एजुकेशन जरूर हासिल करे। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी कि वो एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाए। FAO जो है वर्ल्ड का जो एक UNO की एक बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्लेम है कि 57 मिलियन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जाते, और 80% ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज। ठीक है, और रूरल एरियाज में और चैलेंजेस क्या हैं? हंगर,
माल न्यूट्रिशन। अब अगर हंगर भी हो बच्चों के अंदर, माल न्यूट्रिशन भी हो बच्चों के अंदर, तो उनका लर्निंग एबिलिटी जो है वो बड़ी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। So rural children are highly affected by the hunger and malnutrition, seriously affecting their learning ability. और इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? थ्रू फूड सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, यानी साइड बाय साइड जो है वो दोनों चीजें चलाई जाएं। फूड सिक्योरिटी भी लॉन्च की जाए, उसकी स्ट्रेटेजीज भी, हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वेज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। और प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको भी प्रमोट करने का मैंने आपके साथ शेयर किया है कि पेरेंट्स को इनिशिएटिव देना बच्चों को कुछ स्टाइपेंड की फॉर्म में, ठीक है, और स्कूल के अंदर फी ना लेना, मुफ्त जो है वो बुक्स प्रोवाइड करना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो इनका मकसद होता है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। आउटकम क्या हुआ? अभी 2000 में 100 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल थे, और उनका नंबर 2015 में 57 मिलियन पे आ गया। तो ये इंडिकेट करता है कि एक अच्छा खासा नंबर जो है वो तकरीबन 100 मिलियन बच्चे जो हैं वो, उनसे 57 मिलियन पे आ जाना एक अच्छा खासा नंबर है जिसको अचीव किया गया। यानी स्कूल के अंदर उनकी एनरोलमेंट जो है वो इंश्योर की गई। और ये चेंज हमें ज्यादा कहाँ पे नजर आई? सब सहारन अफ्रीका के अंदर। और उसकी रीजन क्या है कि वहां पे प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट जो है वो नेट वो 52% थी इन 1990, और 2015 में उसके अंदर 80% हो गई। मीन्स कि इसके अंदर अगर हम 2000 से कंपेयर करें तो 20 पॉइंट्स का हमें इसके अंदर डिफरेंस नजर आता है। Literacy rate among youth aged 15 to 24 has increased globally from 83% to 91% between 1990 and 2015। ये हमने देखा अभी ट्यूटोरियल के अंदर, ट्यूटोरियल में बताया जा रहा था कि 83 से 91% जो है वो अचीव किया गया है लिटरेसी रेट जो है। द गैप बिटवीन वुमेन एंड मेन हैज नैरोड। तो गैप खत्म नहीं हुआ लेकिन नैरो जरूर हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनसे हमें पता चले कि वाकई वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक इंडिकेटर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर वुमेन की सीटें जो है उसको एनहांस करना। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली के अंदर कुछ फीमेल ऐसी हैं जो ओपन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको रिजर्व्ड सीट के ऊपर हर जमात जो है वो नॉमिनेट करती है। तो ये कोटा सिस्टम जो है, ये रिजर्व सीट का जो कंसेप्ट है, इसका मकसद जो है उनको एम्पावरमेंट देना है। और दुनिया में बहुत सारी पार्लियामेंट्स ऐसी हैं जहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और पाकिस्तान में जब बेनजीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो इसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया था कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक फीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पहुंची। फहमीदा मिर्जा जब नेशनल असेंबली की स्पीकर बनी थी तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि इन चीजों के ऊपर एम्फिसाइज किया जा रहा है। तो गोल क्या भी रखा गया, इसमें भी एक टारगेट था, to eliminate gender disparity in primary and secondary education by 2005 and in all levels of education by 2015। और एटलीस्ट आप अपनी डिग्री में देखें तो हमने ओपन मेरिट रखा हुआ है आपका, और इसमें मेजॉरिटी जो है वो फीमेल आती है, ओपन मेरिट है। इसका मतलब है इनको इक्वल से भी बढ़ के जो है ना वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हमने इक्वलाइज किया। हाँ, बच्चे जो है वो उतना स्कोर नहीं अचीव कर सके, वो वहां तक नहीं पहुंच सके, और मेजोरिटी जो हमारे पास बेटियां पढ़ती हैं। It is important to promote the total and equitable participation for both men and women in efforts aimed at improving poverty reduction, food security and sustainability of rural development। यानी अगर कोई कंट्री चाहता है ना कि वो परमानेंट लेवल पे तरक्की करे, उनका रूरल डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो, वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो, वहाँ पे वुमेन जो है ना उनकी एजुकेशन जो है वो ज्यादा करने की जरूरत है।
Without gender equality and economic and social improvement for rural women, food security cannot be achieved. ठीक है, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। रिसेंटली नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ है कि जिसमें खवातीन को विरासत में से हिस्सा दिया गया। मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में इस्लाम ने अलाउ किया हुआ है बेटी को एक हिस्सा, बच्चे को 2 हिस्से, लेकिन पेरेंट्स जो है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई फीमेल जो है वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कोर्ट में चली जाए तो उसको विरासत मिल सकती है। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की एक लेटेस्ट एग्जांपल है। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट में आपसे बात कर रहा था कि 1990 में ये सिचुएशन थी कि 100 मेल के अगेंस्ट 74 फीमेल जा रही थी स्कूल, और 2015 में ये सिचुएशन आ गई कि 100 के अगेंस्ट 103 एनरोलमेंट लेवल को अचीव कर गई। Women now make up 41% of the paid workers outside the agricultural sector and increased from 35% in 1990. लेकिन स्टिल पाकिस्तान में 7% फीमेल हैं जो एम्प्लॉयमेंट करती हैं। 90% of the countries have more women in parliament since 1995. ठीक है भाई, 1995 से लेकर 2015 का अगर हम डाटा देखें तो आप 174 कंट्रीज जो है ना भाई, वहां पे हमें 90% इंक्रीज नजर आता है फीमेल का। लेकिन स्टिल अगर हम रेशो देखें तो एक जो फीमेल है उसके अगेंस्ट हमें 5 मेल मेंबर्स नजर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। 1:5 की रेशो है। चाइल्ड मोर्टेलिटी भाई इसको रिड्यूस करना, ठीक है, ये हमारा, और इसमें टारगेट क्या रखा गया कि 2/3 ऑफ दी किड्स जो हैं, यानी 100 में से 67 बच्चे जो हैं उनकी मोर्टेलिटी कम की जाए, उनकी मोर्टेलिटी, उनकी लाइफ को सेव कर लिया जाए। और बेसिकली मोर्टेलिटी होती किस वजह से है? अंडर नरिशमेंट की वजह से। अंडर न्यूट्रिशन जो है ये 33% ऑफ द चाइल्ड डेथ जो है उसके काज करती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और अगर हम सिंपल प्रैक्टिसेस जो हैं जैसे मदर फीडिंग है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग है, इनिशिएशन ऑफ कंप्लीमेंट्री फूड्स है, टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंप्लीमेंट्री फूड्स है, तो इनसे हम बच्चों की हालत जो है काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो ग्लोबल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 जो 1990 में 12.7 बिलियन थी और 2015 में ये 6 मिलियन रह गई। तो आप इमेजिन करें कि इसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो डिक्लाइन आया। और इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 73% मीजल्स की कवरेज थी वैक्सीनेशन की, ये बढ़ के 84% तक चली गई। ऐसे बच्चे जिनको एटलीस्ट 1 डोज जो है ना वो एनुअली दी गई है मीजल की, उनका नंबर 73 से बढ़ के 784 हो गया। मैटरनल हेल्थ की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टारगेट रखे गए। नंबर 1 के 75% मोर्टेलिटी रेट कम करना है, और नंबर 2 उनको हर किस्म की हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको एंटीनेटल हेल्थ भी कहते हैं। कंसेप्शन से लेके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मदर को जो है ना वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए हेल्थ की। तो इसके नतीजे में काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन स्टिल जो है वो गुंजाइश रहती है। तो 90% ऑफ द डेथ इन वुमेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग सम स्ट्रेटजीज लाइक सफिशिएंट डाइट उनको दी जाए, फूड सिक्योरिटी दी जाए, उनकी लिटरेसी रेट जो है उसको इंक्रीज किया जाए। पढ़ी लिखी माँ जो है वो फैमिली की बेहतर ग्रूमिंग करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको देना, सैनिटेशन और वाटर और हाइजीन की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करना। इसमें भाई अगर देखा जाए तो ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, जिसको मैंने कहा कि 100,000 यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो उसमें से इतनी लाइव बर्थ के अंदर कितनी माएँ जो है उनकी डेथ होती है, तो ये 1990 में 380 थी, जो कि कम होके 210 आ गई, रह गई 2013 में। ये रिमार्केबल चेंज है भाई इसके अंदर, ठीक है। ग्लोबल बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल, तो इसमें रोल किनका आता है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर अवेलेबल होना शुरू हो गई। पहले 59% फीमेल ऐसी थी कि जिनकी ड्यूरिंग बर्थ जो है उनको स्किल्ड फैसिलिटीज अवेलेबल थी, स्किल्ड स्टाफ जो है वो अवेलेबल था, और
2014 में ये नंबर बढ़ के जो है वो 74 हो गया। इसके अलावा कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो फीमेल के लिए उनकी एक्सेस जो है वो 55% से इंक्रीज होगी 64% होगी। तो बर्थ स्पेसिंग जो है ये बेसिकली मदर्स की हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करती है। HIV, एड्स और मलेरिया और कुछ ऐसी डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल हैं, तो ये हमें डेवलप्ड कंट्रीज में उतनी नजर नहीं आती जितनी ये डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम है। एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियां जो है ट्रांसमिटेबल। तो इसमें 3 टारगेट रखे गए। नंबर 1 कि हाफ कर दी जाए उनकी नंबर कि जिनके अंदर HIV और एड्स है। इसके अलावा मलेरिया और जो ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेज हैं, उनका भी नंबर जो है उसको सीज किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली HIV, मलेरिया, ये जितनी भी डिजीजेज हैं ये फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करती हैं। इंडिविजुअल जो है उसको माल नौरिश कर देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बेसिकली उनकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एंटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART जो है 2014 में 13.6 लोगों को प्रोवाइड की गई, जो कि 2003 में सिर्फ 0.8 मिलियन थे। तो देखें 1300 गुना जो है ना इसके अंदर इजाफा हुआ। इसके अलावा मलेरिया का मैंने आपके साथ शेयर किया है, 900 मिलियन जो है ना वो इंसेक्टिसाइड यानी ट्रीटेड जो नेट थे वो प्रोवाइड किए गए सब साहारन अफ्रीका के अंदर 2004 से लेके 2014 तक, और उसके नतीजे में 6.2 मिलियन बच्चे जो इंडिविजुअल जिनकी मलेरिया से डेथ होनी थी उसको रोकने में कामयाब हो गए। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का अगर हम जिक्र करें तो ट्यूबरक्लोसिस जो है 37 मिलियन लाइफ्स जो है ना वो सेव की गई इस ड्यूरेशन के अंदर, और ये सारा किस वजह से पॉसिबल हुआ? वैक्सीनेशन की वजह से। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 जो है वो टारगेट सेट किए गए। ठीक है, नंबर 1 ये था कि जो उन कंट्रीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स है ना वो उनकी पॉलिसीज का, हर कंट्री की जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, डाल दिया जाए। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का लॉस कम किया जाए। half the proportion of universal population without sustainable access to clean and safe drinking water, यानी 2015 में कम से कम 50% पॉपुलेशन को जो है ना साफ सुथरा पीने का पानी अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसके अलावा वो लोग जो कच्ची आबादियों में रहते हैं 100 मिलियन स्लम डिवेलपर्स जो हैं उनको बाइज्जत जो है ना वो रेजिडेंसेस प्रोवाइड करना, ये भी टारगेट सेट किया गया। तो कुछ कंट्रीज ने भाई इसको अचीव किया है, कुछ कंट्रीज जो है ना उनके अंदर हमें प्रोग्रेस नजर नहीं आती। तो बेसिकली इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने से क्या फायदा होता है कि जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतनी हमें क्लीन एयर और वाटर जो है वो अवेलेबल होगा। 75% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो है वो उसका कैचमेंट एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी रहने की जगह जो है उनका हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेटजीज जो हैं उनको इनकी प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और इनकी इन्हांसमेंट के लिए स्ट्रेंथन करने से इन्वायरमेंट जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें इंप्रूवमेंट हमें क्या नजर आती है? अभी 1990 में 2.3 अरब लोगों को साफ पीने का पानी अवेलेबल था, जो कि बढ़ के 4.2 अरब हो गया। और इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन जो है वो 1990 में जो थी उसको जो कि एलिमिनेट कर दिया गया भाई। ठीक है, एंड द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। तो बल्कि मिडल ऑफ सेंचुरी से पहले ये कोरोना के सिनेरियो में देखा जाए तो इसमें हमें काफी प्रोग्रेस जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, ओजोन ने अपने आप को रीजनरेट किया है जो जहाँ पे डैमेज हो चुका था। तो ये सेशन भाई खत्म हो रहा है, यहीं से जो है ना वो मैं नेक्स्ट सेशन को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ।